जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ जो है 8-10 न्यूज हैं, उन न्यूज की बेसिस पर जो भी हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी जो है क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट आपको स्लाइड दिख रही है उसमें दे रखा है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस आपसे पूछा जाएगा कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना है कब हो जाएगा, 20 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। पहली बात तो ये दिवस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको यही याद रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात आती है ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी रोकथाम, इसका निदान, इसका उपचार, इन सब के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। अब आप ये बोलोगे ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियां कमजोर होता है, यानी इससे हड्डियां कमजोर होती हैं और इसी की रोकथाम के लिए, निदान और उपचार के लिए जो है 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इस दिवस को जो है पहले सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 1996 में जो है यूके की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी के द्वारा इसको जो है सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की थीम भी आपको याद रखना है, 2022 की इसकी थीम क्या हो जाएगी, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। किसके लिए स्टेप अप करना, बोन हेल्थ के लिए, यानी कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जो है हमें स्टेप अप करना है, कदम बढ़ाना है। ये इसकी इस बार थीम हो जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस जो है आर्टिकल से, पॉइंट से आपको इतना याद रखना है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसी की रोकथाम, निदान, उपचार के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाना। कब पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, 1996 में। और इसकी थीम क्या हो जाएगी, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम लोगों के लिए खास बन सकते हैं पॉइंट। अब देखिए, एक जो है 20 अक्टूबर को एक और दिवस भी सेलिब्रेट किया गया है, जिसका नाम क्या है, विश्व सांख्यिकी दिवस। क्या हो जाएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस भी कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है 20 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो भी समाज में दिन प्रतिदिन के विकास हैं, उनका डेटा और सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए ही क्या किया जाता है, ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जो भी दिन प्रतिदिन का डाटा है और सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसी पर प्रकाश डालने के लिए ही 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा 2010 में नामित किया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने ही विश्व सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट करने को नामित किया था। कब किया था, 2010 में। ये भी आपको याद रखना है। 2022 की थीम क्या हो जाएगी विश्व सांख्यिकी दिवस की, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी आप लोगों ने देखा कि ये क्या करता है, डेटा और सांख्यिकी के महत्व को ही बताता है। सस्टेनेबल मतलब सतत जो है डेवलपमेंट, विकास, यानी कि सतत विकास के लिए क्या करना, आंकड़ों को महत्व देना, यही जो है इसकी थीम हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि जो है एग्जाम में ये कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो है न्यूज में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना है, 5वां जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में आयोजन होगा। कहाँ पर होगा, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यानी एमपी में जो है ये खेल आयोजित किया जाएगा। अब इसकी घोषणा किसने करी, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेल मंत्री कौन है, तो आपको बताना है
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है, इस खेल के जो है आयोजन की घोषणा कर दी है। ये 8 स्थानों पर जो है आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से लगभग 8500 से भी अधिक एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं। 8 स्थान कौन कौन से हैं? भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया। ये कुछ इन राज्यों के विभिन्न और भी स्थानों में क्या किया जाएगा, यही जो है 5वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। अब थोड़ा सा बात आती है किसकी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले खेलो इंडिया के बारे में जानते हैं। तो खेलो इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम है जिसे 2017-18 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो खेलो इंडिया को कब लॉन्च किया गया था? 17-18 में। और इसका उद्देश्य क्या है? नियमबद्ध तरीके से प्रतिभा की पहचान करना, यानी कि जो भी मतलब प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उसी को नियमबद्ध तरीके से उसकी पहचान करना, संरचित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जमीनी स्तर पर भारत की खेल संस्कृति में सुधार करना है। तो कहने का मतलब ये है, एक तरीके से इतना समझ लो, जो भी खेल के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी पहचान करना ही ये मुख्य उद्देश्य हो जाता है। खेलो इंडिया की शुरुआत कब होती, कब लॉन्च किया गया था? 17-18 में किया जाता है। और खेलो इंडिया के तहत कौन कौन से खेल आ जाते हैं? जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स सहित कई कार्यक्रम जो है इस खेल में शामिल हो जाते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दे रखा है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जाने। तो थोड़ा सा ये भी हाल मतलब न्यूज में रहते हैं, इसलिए जो है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर एलओसी के पास जो है क्या हो जाएगी? हिमालय में पूर्वी कराकोरम रेंज में स्थित है। ये कौन सी रेंज में है? तो आप बोलोगे काराकोरम रेंज में जो है स्थित है। कौन? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित है। इंदिरा रिज के आधार पर 6115 मीटर की ऊंचाई पर इसका क्या है? स्रोत बताया गया है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यही आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सभी प्रमुख दर्रों के साथ वर्तमान में 1984 से भारत के प्रशासन के क्या है? अधीन है। 1984 ईस्वी में ऑपरेशन मेघदूत के तहत क्या किया गया था? भारत के प्रशासन के अधीन इसको किया जाता है। तो इससे आपको इतनी बात याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है एलओसी के पास में स्थित है। हिमालय में जो पूर्वी काराकोरम रेंज है उसी में ये स्थित है। ये जो है विश्व का क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा स्थल हो जाएगा। और इसको 1984 ईस्वी में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था उसी के तहत क्या किया गया था? भारत के प्रशासन के अधीन किया गया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज क्या आई है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन कर दिया है। किसने किया है? आपको ये याद रखना है। तो आपको बताना है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने जो है किसके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? गिद्धों के संरक्षण के लिए एक जो है राज्य स्तरीय समिति का गठन कर दिया है राज्य स्तर पर। ये पैनल गिद्ध संरक्षण के लिए क्या होगा? तमिलनाडु कार्य योजना तैयार करने के अलावा साथ साथ ये जो भी घायल और बीमार गिद्ध हैं इनके गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र के बचाव केंद्र को भी ये स्थापित करने वाला है। तो आपको याद रखना है कि गिद्धों के संरक्षण से संबंधित पैनल गठन करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। 10 सदस्यों की ये क्या बनाई गई है? समिति बनाई गई है, जिसमें मुख्य जो है किसको बनाया गया है? तो जो भी इस समिति की अध्यक्षता करने वाले हैं वो कौन हो जाएंगे? मुख्य वन संरक्षक जो है उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल जो है का गठन कर दिया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया के बारे में आप जानते होंगे कि गुजरात में पड़ता है। मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत जो है कर दी है। किसने किया है? तो ये हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी जी ने।
कौन सा मिशन है? लाइफ मिशन है। आप सभी को पता है जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूएन के महासचिव कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस जी हो जाएंगे। इनकी उपस्थिति में ही क्या किया गया है? गुजरात में जो आप लोग जानते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये भी आपको पता है, नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति हो जाएगी 182 मीटर। ये सब आपको पहले से ही न्यूज मिल चुकी है, लेकिन आपको ये याद रखना है जो मिशन लाइफ अभियान है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। उनकी उपस्थिति में कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर है उसमें ही जो है लाइफ का शुभारंभ किया गया है। ये आपको इसमें से याद रखना है। तो इस न्यूज से आपको इसमें इतने ही फैक्ट याद रखने हैं। लाइफ मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट आ जाता है सरकार स्वदेश दर्शन 2.0। क्या दिया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 15 राज्यों के गंतव्यों के साथ लॉन्च करेगी। यानी कि अब क्या होगा, 15 राज्यों में सरकार जो है स्वदेश दर्शन 2.0 को लॉन्च करने वाली है। प्रयागराज, चित्रकूट, ग्वालियर भारत के कई सारे नए जो है घरेलू पर्यटन नीति के हिस्से के रूप में जो है प्रचारित किए जाने वाले 15 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। शहरों में से जो है इसमें ये जो शहर हैं कुछ क्या प्रमुख शहर आ जाते हैं, जैसे प्रयागराज, चित्रकूट, ग्वालियर। ये स्वदेश दर्शन के तहत भारत के कुछ घरेलू पर्यटन नीति के हिस्से के रूप में एक तरीके से एक मुख्य शहरों की कैटेगरी में इनको रखा गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 के जो पहले चरण की शुरुआत होगी वो कब होगी? 2023 में जो है पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन का मतलब ही आप समझ रहे होगे, अपने देश का क्या करना? दर्शन करना। 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए जो है योजना शुरू की गई थी। कहने मतलब ये है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के विकास के लिए ही ये स्वदेश दर्शन जो है 2.0 जो कि इसके पहले चरण की जो है शुरुआत 2023 में की जाएगी। नेक्स्ट आपको दे दिया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज का शुभारंभ किया गया है। कौन करेंगे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज का। करिकुलम का मतलब आप समझ लीजिए जो भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बुक्स वगैरह इन सबको कौन सा पाठ्य पुस्तक रहेगा, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण तंत्र कैसा होना चाहिए, इस रूप में दिशा निर्देश के रूप में ये कार्य करने वाला है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन, इस न्यूज को रखने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने क्या किया है, अभी नई दिल्ली में जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज का शुभारंभ कर दिया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी भारत में शिक्षा प्रणाली है उसके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें जो भी हैं वो भी और शिक्षण संस्थान इन सभी के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है भारत में जो भी शिक्षा प्रणाली है उसमें सिलेबस कैसा होगा, कैसी पुस्तकें रहने वाली हैं और किस तरीके से जो है शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए दिशा निर्देश के रूप में ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों के लिए बाल वाटिका कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि बाल वाटिका कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इसका शुभारंभ कर दिया है। तो आज की करंट अफेयर की इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये न्यूज अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा कि ये न्यूज जो है हम सभी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, हम सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, आप लोगों का वीडियो के एंड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।